हाँ जी, पिछले कक्षा में हमने देखा था x बराबर t का पावर 3/3 माइनस 2t का पावर 2 प्लस 3t प्लस 1 एक पार्टिकल यानी कण का क्या दिया गया है जी, डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन। बात आ रही है जी समझ में। यहाँ देखने से हमको एक चीज़ पता चल गया है कि x किसका फंक्शन है, टाइम का। x किस पे निर्भर कर रहा है जी, टाइम पे। यहाँ पहला प्रश्न क्या पूछा गया है जी, पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए पार्टिकल कब रुक जाएगा। अगर पार्टिकल जिस स्टाइल में मोशन कर रहा है, अगर उसका इक्वेशन ये है, अच्छा इस इक्वेशन से देखिए 0 रखिए तो d बराबर 0 रख के बताइए x कितना आएगा, 1। मतलब 0 सेकेंड पे कितना मीटर था, 1। 2 सेकेंड पे कुछ और मीटर होगा, 4 सेकेंड पे कुछ और मीटर होगा। यानी समय के साथ ये अपना स्थिति बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ क्या पूछा है जी कि बताइए कब पार्टिकल रुक जाएगा। ज़रा बताइए स्टॉप्स का क्या मतलब होता है, रुकने का क्या मतलब होता है जी। हाँ, टू स्टॉप, स्टॉप शब्द अगर आ जाए तो समझ जाइए कि फाइनल वेलोसिटी कितना होगा जी, 0। अब आप ज़रा बताइए एक्सटी ग्राफ में क्या चीज़ वेलोसिटी बताता था, स्लोप। यानी कि डिस्प्लेसमेंट का क्या कर दें हम, डिफरेंशिएशन कर दें तो वो क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। और डिफरेंशिएशन क्या बताएगा, एक और चीज़ बताएगा, वेलोसिटी। आप छोड़िए वेलोसिटी, पहले ये बताइए x बराबर इतना है तो dx/dt बता सकते हैं जी। बोलिए क्या है जी dx/dt, क्या इससे बाहर हो जाएगा बताइए, 1/3 बाहर हो जाएगा। बचा क्या जी, t का पावर 3, t के पावर 3 का डिफरेंशिएशन बताइए जी, 3t² माइनस क्या यहाँ बाहर हो जाएगा जी, 2। बचा क्या जी, t का पावर 2, डिफरेंशिएशन बताइए भाई, 2t। 3t का डिफरेंशिएशन बताइए, 3 बाहर हो जाएगा, t का मान कितना हो जाएगा, 1। डिफरेंशिएशन 1 का कितना होगा जी, 0। तो फाइनली dx/dt कितना आ गया जी, देखिए t² माइनस 4t प्लस 3, ये आ गया आपका dx/dt। आपको हमने पिछले कक्षा में भी बताया गया है आपको कि एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे जी। उसमें क्या बताया गया था, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। आप वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो एक्सेलरेशन। तो यहाँ क्या मिलेगा बताइए, एक्सेलरेशन मिलेगा कि वेलोसिटी मिलेगा। अरे भैया x क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट, t क्या है, टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। यानी घुमा फिरा के हमको किसका मान मिल गया है जी, वेलोसिटी का। ये वेलोसिटी का मान मिल गया हमको। अब इसको क्या कर देना है, रोकना अगर चाह रहे हैं तो क्या करना है, 0 कर देना है। अब ज़रा गौर से देखिए तो जी, यहाँ एक इक्वेशन मिला है, इस इक्वेशन को 10वां में कुछ कहते थे आप, कौन सा इक्वेशन बोलते थे जी, क्वाड्रेटिक यानी द्विघात समीकरण। बोलिए जी कैसे सॉल्व होगा बताओ, नहीं आता है जी, बोलो। याद आ रहा है जी, ऐसे ही ना कर रहे थे जी आप लोग 10वीं कक्षा में। तो बताइए जी t का मान कितना आएगा जी, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड। अब यहाँ देखिए टाइम का 2 मान आया है। अब देखिए कुछ कुछ प्रश्न बनाइएगा तो टाइम का वहाँ 2 मान आएगा, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव में। तो किसको छांट देना है जी, नेगेटिव वाला। समय कभी भी नेगेटिव
नहीं होगा। लेकिन यहाँ निगेटिव वाला केस है कि दोनों पॉजिटिव है जी, दोनों पॉजिटिव है, तब तो यहाँ किसी को छांट नहीं सकते हैं। यानी आंसर आपको कह रहा है कि वेलोसिटी 2 टाइम पे 0 होगा, पहले 1 सेकेंड पे और दूसरा 3 सेकेंड पे। अब बताइए दोनों का दोनों आंसर इसका सही है कि इसमें से एक सही है? बताइए। आपको कुछ दिन पहले हमने पढ़ाया था कि वेलोसिटी 2 स्थिति में 0 होती है, या तो ब्रेक लगा के आप रुक गए, या आप जा रहे हैं और टर्न ले रहे हैं। टर्न साइकिल हो या बाइक हो या ट्रैक्टर हो, घूमने के लिए आपको थोड़े ही देर के लिए रुकना पड़ता है। आप चलते चलते घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते हैं। आप देखिएगा, माने बहुत कम समय के लिए ही आप रुकते हैं, लेकिन रुकते हैं। चलते चलते घूमने का प्रयास कीजिएगा। अगर ऐसे घूमने का मतलब ही ना, अब ये मत कहना कि सर 3 लालटेन पे तो हम रोज़ाना घूमते हैं सर उधर। अरे घूमने का मतलब ही बोल रहे हैं भैया, गया और इस तरह घूम गया, कितना डिग्री पे जी? 180। तो इस तरह से जा रहे हैं, इधर जिधर से आए हैं उधर ही मुड़ के आपको जाना है, तो बिना रुके ये संभव नहीं है। बता रही है जी समझ में? बिना रुके अगर कीजिएगा तो फिर टर्न करने लायक नहीं रहिएगा। तो अब हमको एक चीज़ यहाँ समझ में आ गया कि ज़रूर इसमें से एक वो टाइम क्या चीज़ का रहा होगा? घूमने वाला, यानी जिस पर टर्निंग हुआ है, जिस पे घुमाव हुआ है, और एक समय क्या रहा होगा जी, जिस पे यात्रा ख़त्म हो गई हो, यानी ब्रेक लगा के रुक गया। अब ये कैसा पता करेंगे भाई? ये चीज़ कैसे पता करेंगे कि कौन सा टाइम पे घुमाव हुआ है? 1 सेकेंड पे टर्न किए हैं या 3 सेकेंड पे टर्न किए हैं? ये कैसे पता चलेगा कि कौन से टाइम पे स्टॉप ही हो गया भैया, यानी यात्रा ही समाप्त हो गई? ये कैसे पता चलेगा? दिमाग लगाइए ज़रा, बताइए जी। आप ज़रा बताइए, यात्रा समाप्त जब हुआ होगा उस समय ज़्यादा टाइम हो रहा होगा कि जब घूमा होगा उस समय ज़्यादा टाइम हो रहा होगा? तो कॉमन सेंस का बात है भैया। यात्रा कब समाप्त हुआ होगा? 1 सेकेंड पे या 3 सेकेंड में? तो 3 सेकेंड आंसर हो गया भैया। और 1 सेकेंड बाद वो ज़रूर क्या किया होगा? घूमा होगा, यानी यहाँ से यहाँ गया होगा। कितना समय बीत गया जी? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पर ये ज़रूर टर्न लिया होगा। उसके 2 सेकेंड बाद, तो 1 सेकेंड तो बीत गया, फिर 2 सेकेंड और बीत गया, टोटल कितना बीत गया? 3 सेकेंड। ज़रूर 3 सेकेंड बाद ये चलना क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है जी? ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया जी। दूसरा प्रश्न का क्या है जी? दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इतना है तो आप ज़रा बताइए अधिकतम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा? यानी ये जो यात्रा अपना शुरू किया है ना, शुरू करने से लेके अंत करने तक अधिकतम कितना चला होगा? ठीक। अब इसमें देखिए कुछ लोग दिमाग लगा देगा, क्या जी? t बराबर रख देगा 3, x बराबर t है ना जी, t का फंक्शन, तो t बराबर यहाँ 3 रख के आंसर निकाल देगा। तो वो व्यक्ति ये नहीं जानता है कि ये इक्वेशन जो आपका दे रहा है स्ट्रेट लाइन मोशन का है कि स्ट्रेट लाइन विथ टर्निंग वाला है मोशन। तो उसमें आप कैसे बता दीजिएगा? यहाँ तो ब्रेक हो गया ना, जर्नी, ब्रेक जर्नी है ये। हाँ, पार्टिकल अगर सीधे चला जाता, एकदम सीधे जाता बिना घूमे, तो आप आराम से पता लगा सकते थे मैक्सिमम कैसे होगा। लास्ट वाला टाइम रख देते हैं आप, जब यात्रा समाप्त हुई थी रख के बता देते भैया मैक्सिमम इतना चला है।
तो इसी दिन के लिए आपको लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया गया था जी? मैक्सिमा और मिनिमा। बताइए जी, इसका मैक्सिमा कैसे निकालेंगे बताइए। पहला स्टेप क्या बताए थे? जिस समीकरण का, जिस इक्वेशन का मैक्सिमम हमको पोजीशन चाहिए उसका क्या निकालिए? डिफरेंशिएशन। तो निकालना पड़ेगा कि निकाल चुके हैं? निकालना पड़ेगा, ध्यान यहाँ रखिए। निकाल चुके हैं ना जी? नहीं निकाल चुके हैं। दूसरा स्टेप क्या पढ़ाए थे जी आपको? मैक्सिमम या मिनिमम अगर आपको चाहिए तो डिफरेंशिएशन जो आपने किया है उसको क्या कर दीजिए आप? 0 कर दीजिए। यहाँ पे आपको कितना मान मिलेगा? 2 मान मिलेगा। उसमें से एक मैक्सिमम वाला होगा और एक मिनिमम वाला होगा। तो करके बताइए जी। dx/dt कितना है जी? t² माइनस 4t प्लस 3 बराबर 0। और इसको हल करना पड़ेगा कि पहले से सॉल्व है जी? पहले से यहाँ देखिए सॉल्व है। तो डायरेक्ट लिख दें जी 1 सेकेंड, 3 सेकेंड। अब देखिए 2 मान मिल गया। ज़रूर इसमें से एक मान पे मैक्सिमम रहा होगा और दूसरे मान पे मिनिमम। अब ये कैसे चेक करेंगे जी? टाइम के किस मान पे मैक्सिमम है, टाइम के किस मान पे मिनिमम है, ये कैसे चेक करें? डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन निकालना बहुत आसान है जी। dx/dt बराबर कितना है जी? t² माइनस 4t प्लस 3। तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन बता दीजिए आप। बताइए जी, t का पावर 2 का कितना डिफरेंशिएशन होगा जी? 2t माइनस 4t का कितना होगा बोलो? 4 होगा। और 3 का बताइए। तो 0 नहीं लिखें तो कोई कष्ट है जी किसी को? इसको कैसे लिखा जाता है बताइए? d2x/dt2। ये कितना आ गया जी? बताइए। 2t माइनस 4, यानी डबल डिफरेंशिएशन का मान कितना आ गया? 2t माइनस 4। अब अगला स्टेप में क्या करते हैं याद कीजिए, बोलिए। एट t बराबर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पे चेक करते हैं डबल डिफरेंशिएशन का मान। बताइए जी कितना? d2x/dt2 बराबर कितना? बोलिए, बोलो जी। रखा है जी 2 1 माइनस 4। बोलिए जी कितना होगा? मतलब t बराबर 1 सेकेंड पे मिनिमम मिलेगा कि मैक्सिमम मिलेगा? मैक्सिमम मिलेगा। अरे भाई 0 से कम हो तो मैक्सिमम, 0 से ज़्यादा हो तो आप बताइए आपको 1 सेकेंड पे क्या मिल गया जी? मैक्सिमम। तो अब आगे चेक करने की आवश्यकता है क्या? ऑटोमेटिक पता चल गया 3 सेकेंड पे क्या मिलेगा? मिनिमम। तो आप आंसर बताइए। अब t का कितना मान रख देंगे कि x का मान मैक्सिमम हो जाएगा? बताइए। तो x का मैक्सिमम मान कितना होगा? रखिए भैया 1 का पावर 3/3, 2 1 का पावर 2, 3 1 प्लस 1। सॉल्व करो भाई, बोलो जी। LCM कितना होगा? बोलिए। ट्वेल्व। बताइए जी। अरे बोलो भाई कितना होगा? 7/3। डेसिमल में? अच्छा 2 पॉइंट। 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, यानी 2.3 मीटर मैक्सिमम इसका डिस्प्लेसमेंट है। बात आ गई जी समझ में? नोट कीजिए जरा।
देखिए जी, अब अगला टॉपिक क्या है जी आपका, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है ज़रा देखिए। इट इज जस्ट अपोजिट टू डिफरेंशिएशन। यानी इंटीग्रेशन कोई नया चीज़ नहीं है भाई, जो डिफरेंशिएशन आप पढ़े थे ना उसी का क्या है जी, उल्टा है। यानी कि डिफरेंशिएशन अगर आपको आ गया तो फिर इंटीग्रेशन में कोई परेशानी नहीं। लिखिए जी, हिंदी वाले लिखिए तो इसका डेफिनेशन, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का ठीक उल्टा होता है। अब यहाँ देखिए जी, बताइए जी कौन सा ग्राफ है जी, भीटी ग्राफ। ये दिया हुआ है जी ग्राफ। इसका अगर स्लोप निकालना हो तो क्या यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन। इसका स्लोप निकालना हो तो स्लोप क्या होता है जी, डिफरेंशिएशन। अब हम इसका एरिया निकालना चाहते हैं। बताइए, पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं एरिया निकालना। बताइए जी इसका एरिया कितना होगा। तो इसके नीचे के भाग के एरिया को निकालने के लिए क्या करना होगा, इस पॉइंट पे देखना होगा समय कितना है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कितना समय है, t1। इस पॉइंट पे देखना होगा कितना समय है, मान लीजिए कितना है, t2। इस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी देखना होगा, मान लीजिए कितना है, v। तो ये वाला एरिया कैसे निकाले थे, याद कीजिए आप, v इंटू T2 माइनस T1। ये पहली बार आज आ रहा है कि हो चुका है जी, हो चुका है। और आपको ये भी हमने पढ़ाया है कि VT ग्राफ का एरिया क्या चीज़ बताता है, डिस्प्लेसमेंट। यानी ये एरिया ही क्या है जी, डिस्प्लेसमेंट। बड़े आराम से आपने बता दिया। अगर एक्सेलरेशन चाहिए होगा तो क्या करेंगे बताइए, स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप मतलब क्या, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को ही क्या बोलते हैं, स्लोप, बस। अच्छा, ये कौन सा ग्राफ है जी, देखिए तो ये भी VT ग्राफ है। अगर ऐसा दे दे आपसे और बोले कि भाई डिस्प्लेसमेंट बताइए, क्या निकालिएगा बताइए, कैसे निकालिएगा जी। इस पे देख लीजिएगा कितना समय है, मान लीजिए कितना समय है, t1। इस पे आपको देखना होगा ग्राफ में कि कितना वेलोसिटी है, मान लीजिए कितना है, v1। तो ये वाला एरिया नहीं निकाल लीजिएगा आप, बोलिए कितना बताइए, बोलो। ये ना होगा जी, ट्रायंगल का एरिया यही ना होता है जी। और यही क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट। अब ज़रा बताइए, बड़े आराम से आपने एरिया बता दिया जी, बड़ा आराम से यहाँ एरिया बता दिया। कैसे, इसलिए बता पाए आप क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल दिख रहा था और यहाँ पे क्या दिख रहा था, ट्रायंगल। लेकिन अगर हमने VT ग्राफ ऐसा दे दिया, ये देखिए, अब बता सकते हैं इस ग्राफ का एरिया कितना होगा। चलिए हमने टाइम भी दे दिया भाई, मान लीजिए इस समय इस पॉइंट पे टाइम कितना है, t1। और इस पॉइंट पे वेलोसिटी है मान लीजिए v1। आप इसका एरिया बता दीजिएगा। आप ज़रा बताइए, क्या ये रेक्टेंगल है, क्या ये ट्रायंगल है जी। इसके एरिया निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, नहीं निकल पाएगा। कैसे निकलेगा बताइए, नहीं कैसे निकलेगा। तो
जिस ग्राफ का एरिया सामान्य नियम से ना निकले, ये कौन सा नियम था जी? जनरल। उसी के लिए हम क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? इंटीग्रेशन। अभी तक जो 10वां में आप पढ़ के आए हैं उसमें कोई ऐसा नियम आपने नहीं पढ़ा है जिस नियम के मदद से ये लास्ट वाले ग्राफ का एरिया आप निकाल पाएँ। लेकिन अगर आप इंटीग्रेशन समझ लीजिएगा तो आराम से इस ग्राफ का आप क्या निकाल सकते हैं? एरिया। अच्छा, एरिया निकालने में क्यों परेशानी हो रही है ज़रा बताइए हमको। क्योंकि ये जो ग्राफ है ना ही ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, ना सर्कल जैसा दिख रहा है, ना ही आपका रेक्टेंगल है, ना ही सिलेंडर है, ना ही क्यूब है, घन है, ना ही घनाभ है, क्यूबॉइड। तो कहाँ से इसका एरिया पता चलेगा? तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? इंटीग्रेशन। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गया कि डिफरेंशिएशन का प्रयोग ग्राफ में किस चीज़ के लिए होता है? क्या निकालने के लिए? स्लोप। किसी भी प्रकार के ग्राफ का आप क्या निकाल सकते हैं? स्लोप डिफरेंशिएशन के मदद से। और इंटीग्रेशन से क्या होता है? किसी भी प्रकार के ग्राफ का क्या निकाल सकते हैं? एरिया। ठीक है, नोट कीजिए तो ज़रा यहाँ तक। एक चीज़ हम लिख भी देते हैं यहाँ पे। WT का मतलब क्या है जी? विथ हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन we can find area for any type of graph। ठीक, नोट कीजिए ज़रा इतना। अब देखिए जी, इंटीग्रेशन से हमको पता चल गया कि भाई एनी टाइप ऑफ ग्राफ, किसी भी तरह का ग्राफ हो उसका आराम से हम एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन कैसे? तो देखिए, इंटीग्रेशन नाम का टेक्निक आपको समझना होगा। कैसे हम कर सकते हैं ज़रा देखिए। इसमें एक आप पतला सा पट्टी ले लीजिए, पतला सा पट्टी। पट्टी को क्या बोलते हैं जी? स्ट्रिप। अच्छा, कितना पतला पट्टी लिए हैं बताओ। इसको आप जूम कीजिएगा तो कैसा दिखेगा जी? ऐसा दिखेगा भैया? कौन सी आकृति जैसा दिख रहा है बताइए? रेक्टेंगल। अच्छा, कितना चौड़ा स्ट्रिप लेना है आपको बताइए? DT चौड़ाई का। DT चौड़ाई का मतलब T का जो अंतराल है वो 0 के नज़दीक है, लेकिन 0 के बराबर नहीं है। अब तो याद हो जाना चाहिए भाई सब। तो DT का मतलब क्या है? ये अंतराल कैसे होगा? 0.0000, 1 करोड़ 0, और लास्ट में क्या होगा? 1 सेकेंड। तो आप ज़रा बताइए, ये हेयर से भी पतला होगा कि हेयर से मोटा होगा, या हेयर जैसा होगा? बाल से क्या होगा जी ये? यानी ये इतना पतला होगा कि आपको अपने आँख से ये दिख भी पाएगा कि नहीं दिख पाएगा? नहीं दिखाई देगा। ये बात आ रही है जी समझ में? इतना पतला पट्टी ले लेना है। इसको क्या बोलते हैं मैथ की भाषा में? स्ट्रिप। हिंदी हो या इंग्लिश, इसको हम लोग स्ट्रिप बोलेंगे, पट्टी नहीं बोलिएगा। ठीक, तो आपको दिख जाए इसलिए हम स्ट्रिप कैसा बना रहे हैं जी? मोटा बना रहे हैं कि पतला बना रहे हैं? लेकिन आप समझ जाइए कि ये क्या है भाई? पतला ही है। अच्छा, मोटा बनाएंगे तो क्या दिक्कत है जी? मान लो इतना मोटा स्ट्रिप अगर बना दें तो क्या दिक्कत है? देखो,
इतना मोटा आप स्ट्रिप बना दीजिएगा तो ये रेक्टेंगल जैसा दिखेगा? बताइए तो ज़रा, ये रेक्टेंगल जैसा है ये? बोलो ना जी, ये रेक्टेंगल है कि रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल है? रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल भी नहीं है ये। आप गौर से देखिए, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है। ट्रायंगल कैसे होता है जी? ऐसे ना होता है जी ट्रायंगल। तो अगर मोटा स्ट्रिप आप ले रहे हैं, खूब मोटा स्ट्रिप आपने ले लिया, तो वो रेक्टेंगल जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। वो कैसा दिखेगा जी? रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल जैसा दिखने वाला आकृति। लेकिन वो ध्यान से देखिए, ट्रायंगल है कि नहीं है जी? नहीं है ट्रायंगल। तो हम कितना मोटा स्ट्रिप ले रहे हैं, देखिए ऐसा ले रहे हैं। देखिए ये लाइन जैसे देख रहे हैं ना आप, ऐसा ले रहे हैं। तो इसी को आप जूम करके देखिएगा तो कैसा दिखेगा ये? देखिए रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल जैसा आकृति, या सिर्फ रेक्टेंगल दिखेगा? सिर्फ रेक्टेंगल। ठीक, यानी हम क्या प्रयास कर रहे हैं जी कि हमारा स्ट्रिप माइक्रोस्कोप से देखने के बाद रेक्टेंगल जैसा दिखे कि रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल जैसी आकृति दिखे? रेक्टेंगल जैसा दिखे। तो अगर किसी ने आपसे पूछा, देखिए अभी हम क्या बता रहे हैं? अभी हम बता रहे हैं किसी ग्राफ का एरिया इंटीग्रेशन से कैसे निकलता है। तो उसमें पहला क्या बता रहे हैं? आपको एक स्ट्रिप लेना होगा। स्ट्रिप की मोटाई कितनी रखनी है? बिल्कुल कम, जीरो के नज़दीक, जीरो के बराबर नहीं। ऐसा क्यों करना है? ताकि उसको जूम करने के बाद आपको कैसा दिखाई दे? रेक्टेंगल जैसा या रेक्टेंगल प्लस कुछ और आकृति जैसा? रेक्टेंगल जैसा। मोटा चौड़ा वाला अगर स्ट्रिप ले लेंगे तो क्या होगा? मोटा अगर ले लेंगे, मान लीजिए इतना डेल्टा टी चौड़ा स्ट्रिप ले लेंगे तो क्या होगा? तो फिर जूम करने के बाद रेक्टेंगल जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? नहीं दिखेगा। जूम करने के बाद कैसा दिख रहा है जी? रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल या ट्रायंगल जैसी आकृति। अब आप ज़रा बताइए, दोनों में किसका एरिया निकालना आसान है? उस स्ट्रिप का जिसकी मोटाई खूब कम है, या उस स्ट्रिप का जिसकी मोटाई है, जिसकी मोटाई खूब कम है? क्यों आसान है उसका एरिया निकालना? बोलो। क्योंकि जूम करने के बाद सर वो कैसा दिखेगा? रेक्टेंगल जैसा। और रेक्टेंगल का एक ही एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुना चौड़ाई। तो अब समझ में आ गया जी पतला क्यों ले रहे हैं स्ट्रिप। चलिए अब फाइनल हम बता रहे हैं आपको करना क्या है इंटीग्रेशन टेक्निक में। आपको आपके समझने के लिए हम स्ट्रिप अभी मोटा बना रहे हैं कि पतला बना रहे हैं? मोटा बना रहे हैं ताकि आप समझ जाइए मामला। कितना चौड़ा ले लिए स्ट्रिप? dt। इस पॉइंट पे मान लीजिए वेलोसिटी रहा होगा v4, यानी यहाँ स्ट्रिप अगर लिए हैं एकदम शुरू में तो उस पे क्या रहा होगा? v1। यहाँ इसके जस्ट बगल में लिया होगा तो क्या रहा होगा? v2। फिर उसके बगल में भी वैसा ही स्ट्रिप लिए होंगे तो क्या होगा? v3, 4, 5 डॉट 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 कितना बताओ? डॉट 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 कितना स्ट्रिप डाल दिए भैया इसमें? vn वेलोसिटी वाला स्ट्रिप डाल दिए भैया। यानी इस ग्राफ के अंदर पूरा जगह हमने किससे भर दिया भैया? बोलो बोलो जल्दी बोलो। छोटे छोटे स्ट्रिप से। अब सब भर के दिखाना संभव नहीं है। आप समझ पा रहे हैं ना कि ऐसा स्ट्रिप बगल में भी होगा, बगल में।
यानी एक ऐसा जगह नहीं होगा जहाँ स्ट्रिप ना हो। यानी पूरे ग्राफ को किससे भर दिया? स्ट्रिप से, जिसकी चौड़ाई कितनी थी? dt, लेकिन जिसका वेलोसिटी का मान क्या था? अलग अलग। चौड़ाई एक समान थी, वेलोसिटी का मान अलग अलग। अब ज़रा दिमाग लगाइए आप, हर स्ट्रिप जूम करने पे कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल जैसा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप ज़रा बताइए एक स्ट्रिप का एरिया क्या होगा? इसका बताइए एरिया क्या होगा? तो इसका लेंथ कितना है? dt। अब ब्रेथ कितना है? vn। अच्छा, पहले वाले का एरिया कितना होगा बताइए, जो एकदम शुरू में आपने दिया था यहाँ? v1 dt। दूसरे वाला का एरिया कितना होगा? v2 dt। तीसरे वाला का कितना होगा? v3 dt डॉट 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 vn dt। यानी आप कर क्या रहे हैं? सारे छोटे छोटे स्ट्रिप का एरिया क्या कर रहे हैं? आप कैलकुलेट कर रहे हैं। और यदि पूरे भाग का एरिया चाहिए तो सबको गुना करना होगा कि घटाना होगा? तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ? टोटल एरिया। बोलिए, ये लाइन आपको समझ में आया कि नहीं आया? आपको पतले पतले चौड़े वाले क्या डालने हैं? स्ट्रिप। और सबकी चौड़ाई क्या होनी चाहिए? एक समान। हाँ, ये वाला पॉइंट अलग अलग हो सकता है सारे स्ट्रिप के लिए। आपको हर स्ट्रिप का क्या निकालना है? एरिया। और हर स्ट्रिप के एरिया को निकाल के क्या कर देना है? जोड़ देना है। आपको क्या मिल जाएगा? ग्राफ के नीचे का टोटल एरिया। अब देखिए, मैथ में इस सिंबल का यूज होता है, ठीक। इस सिंबल का नाम क्या है ज़रा बताइए? सिग्मा। और ये सिंबल का मतलब क्या होता है? जोड़ना। और इस सिंबल को लिखने का एक खास तरीका है, देखिए क्या है। v1 v2 v3 के जगह क्या लिख दिया? vi। और dt तो बेचारा जैसे था वैसे है। i बराबर क्या लिख दिया? 1 से n। इसका मतलब ज़रा समझिए बायो वाले, i का वैल्यू 1 से कहाँ होगा? n तक। इसका मतलब है कि जब 1 होगा तो कौन सा टर्म मिल जाएगा? v1 dt। सिग्मा के कारण अपने आप क्या आ जाएगा? प्लस। फिर 1 के बाद क्या आता है? 2। तो यहाँ i जहाँ भी है वहाँ 2 रखिए, देखिए ये वाला मिल जाएगा। फिर 2 के बाद क्या होता है? 3। तो i जहाँ भी है वहाँ 3 लिखिए, देखिए ये मिल जाएगा। तो सिग्मा क्या डालते जा रहा है? प्लस। और i का मान क्या डालते जा रहा है? ये वाला एरिया है कि दूसरे वाला स्ट्रिप का एरिया है कि पांचवें वाला स्ट्रिप का एरिया? अब i का मान लास्ट कितना है? देखिए n। तो लास्ट वाला टर्म क्या होगा? vn dt। तो इतना लंबा जो लिख रहे हैं ना, उसको शॉर्टकट में लिखने का तरीका क्या है? सिग्मा वाला। बोलिए, यहाँ किसी को डाउट है तो बोलिए ज़रा फटाफट, आगे बढ़ा जाए जी। किसी को डाउट है? अब देखिए, अब कोई रहा होगा फिजिक्स में, सिग्मा का सिंबलवा थोड़ा सा चेंज कर दिया होगा। देखो तो ये भी सिग्मे जैसा दिख रहा है ना, लेकिन ख़राब टाइप का सिग्मा बनाया है कि सही टाइप का? ख़राब टाइप का। नर्सरी क्लास के बच्चा को बोलो बनाने के लिए, हो सकता है कि वो सिग्मा को ऐसे बना दे, ठीक। तो न्यूटन ने भी यही किया। वो क्या किए? एकदम में ख़राब कर दिया भैया। बात आ गया जी समझ में? सिग्मा को लंबराइएगा ऊपर और नीचे से तो क्या दिख जाएगा? एक लाइन दिख जाएगा, जिसका ऊपर मुंह सांप जैसा है, नीचे है इसे निकला हुआ। आ गया जी बात समझ में? इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। यानी इसको आप क्या पढ़िएगा ज़रा बताइए? इसको आप क्या पढ़िएगा जी? किसका इंटीग्रेशन किए हैं बताइए? इंटीग्रेशन ऑफ
वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या इसी को आप क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ VT व्हाट ग्राफ, VT ग्राफ का एरिया। अब VT ग्राफ का एरिया ही क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। बोले जी आ गई जी बात समझ में। तो इंटीग्रेशन का चिन्ह क्या है समझ में आ गया, और कहाँ से आया समझ में आ गया, और कैसे आया समझ में आ गया। तो अगले क्लास में सब रिवीजन करके आइएगा, और आगे हम आपको बताएंगे इंटीग्रेशन किया कैसे जाता है। अच्छा देखिए, अब समस्या क्या है जी, हमारे पास इतना फुर्सत है क्या कि स्ट्रिप भरते जाएंगे, स्केल रख के माइक्रोस्कोप लगा के लंबाई देखेंगे, चौड़ाई देखेंगे, पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा भैया। तो सब का शॉर्टकट फार्मूला है भैया। तो अगले क्लास में क्या देखेंगे, शॉर्टकट फार्मूलाज, जिससे आप आराम से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यानी एरिया जोड़ सकते हैं स्ट्रिप का और फाइनल एरिया बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही।